औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 और हमने चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन वाला जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 36 C1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया और लास्ट टाइम जो है हमने वो वेरिएबल्स स्टडी किए थे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, और ये डिटेल के साथ जो है इन चीज़ों को हमने स्टडी किया था। तो आज जो हमारा टास्क है, अभी हमने जो है ये सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, यानी कि काइनेमैटिक्स जो है एंगुलर मोशन की, उनको स्टडी किया। आज जो है वो हमने डायनेमिक्स जो है उनको स्टडी करना है, ठीक है। और डायनेमिक्स के अंदर आज हमने देखनी है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है जी। जिस तरह हमने लीनियर मोशन के लिए देखी थी इक्वेशंस, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, इसी तरह एंगुलर मोशन जो है इसमें हमारे पास थीटा, ओमेगा और अल्फा जो है, ठीक है। एंगुलर मोशन के अंदर इन एंगुलर मोशन जो है इसमें थीटा, ओमेगा और अल्फा ये हमारे पास रिप्लेस होते हैं किससे? रिप्लेस्ड बाय एस, वी एंड ए। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वी लीनियर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ए लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर इक्वेशंस जो हैं उनको हम राइट डाउन करते हैं। मैं एक साइड पे एंगुलर इक्वेशंस लिखता हूं, एंगुलर इक्वेशंस, और एक साइड के ऊपर मैं लीनियर इक्वेशंस जो है इनको राइट डाउन करता हूं। तो आप देखें वी एफ वी आई प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन। दूसरी हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास 2as वी स्क्वेयर एफ माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, और जब एंगुलर के फॉर्म में से लिखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी एंगुलर से, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। दूसरी होगी हमारे पास थीटा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर, और तीसरी जो है वो हमारे पास होगी 2a थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एफ माइनस ओमेगा स्क्वेयर आई, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन, दीज इक्वेशंस होल्ड ट्रूली इन द केस व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये तीन इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, ओमेगा एफ ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर, और 2a थीटा ओमेगा स्क्वेयर एफ माइनस ओमेगा स्क्वेयर आई, ये उस वक्त ट्रू है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है तो फिर ये इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। दीज इक्वेशंस hold true when the
एक्सिस ऑफ रोटेशन आर फिक्स्ड। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स है, क्योंकि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होंगे तो तमाम जो एंगुलर वेक्टर्स हैं दे हैव सेम डायरेक्शन। इन दिस केस ऑल angular vectors will have same direction। ठीक है, एंगुलर वेक्टर कौन से हैं? थीटा, अल्फा, ओमेगा। और हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी डायरेक्शन फिक्स ही होती है। किस तरफ होते हैं ये? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अल्फा, ओमेगा और थीटा, ये तीनों जो हैं इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इनकी सेम डायरेक्शन होती है। इसलिए हम इन्हें एज ए स्केलर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो तो हम इनको इन केस व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर फिक्स्ड, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो अल्फा, थीटा एंड ओमेगा कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर्स। हम इन्हें स्केलर्स के तौर पर भी इस केस में कंसिडर कर सकते हैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स हो। अब जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स पर हों फ्रॉम द एक्सिस, इनकी डिफरेंट स्पीड और एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह तमाम पॉइंट जो रिजिड बॉडी में हैं वो अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है? रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एक एक्सिस के अबाउट, और उन सब का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जब हमने यहाँ पर रोटेशनल मोशन को शुरू किया था तो हमने रिजिड बॉडी लिया था। रिजिड बॉडी एक्चुअली वो बॉडी होती है कि जिसके अंदर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस प्लेस के ऊपर होता है, सेम डिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे से। तो चूंकि वो फेस सेम डिस्टेंस पे होते हैं तो तमाम पॉइंट्स जो रिजिड बॉडी में हैं उनके फिक्स्ड एक्सेस होते हैं। ठीक है, वो सब एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से पड़े होते हैं। तो आप ये दो पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे इनको नोट करें। नंबर 1, डिफरेंट पॉइंट्स, तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास विच आर एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। तो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं फ्रॉम एक्सिस will have different speed, or acceleration। तो अगर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हों जो कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पर हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, तो फिर उनकी एक्सेलरेशन और स्पीड डिफरेंट होगी। उनकी एक्सेलरेशन और स्पीड डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास रिजिड बॉडी हो तो रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता। पॉइंट 2 जो है, ऑल पॉइंट्स ऑन द rigid body
सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिजिड बॉडी के ऊपर अबाउट ए फिक्स एक्सिस, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस will have same angular displacement, speed and acceleration. लेकिन रिजिड बॉडी में इस तरह नहीं होता। रिजिड बॉडी में ये सारी जो हैं पॉइंट्स हैं जो एक सेम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन सेम होता है। इसीलिए हमने जब ये सर्कुलर मोशन को स्टडी करना शुरू किया है तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो रिजिड बॉडी की ली है। ठीक होगी बाकी। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास वैलिड हैं उस केस के अंदर जब हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है जी। अब आ जाए आगे। अब चूंकि हम डायनामिक्स पे आ गए हैं तो अब हमने देखना है कि सर्कुलर मोशन के काज किस तरह होती है, कैसे सर्कुलर मोशन जो है वो शुरू होती है, कौन सी फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन को शुरू करती है। ठीक है जी। तो वो कौन सी फोर्स है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अंदर मूव करता है। यानी कि वो फोर्स कि जो हमें रिक्वायर्ड है किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर पाथ। यानी कि जो स्ट्रेट पार्टिकल का जो पाथ होता है उसको बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ के अंदर। तो इस किस्म की जो फोर्स होती है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली द स्ट्रेट पाथ into circular path is known as centripetal force। तो वो फोर्स जो किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर दे, मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल यूं जा रहा है और कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट करे और उसको यूं बेंड कर दे और ये यूं सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर दे। ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अगर एक पार्टिकल सीधा जा रहा हो और सीधा जाते हुए वो बेंड हो जाए, वो टर्न हो जाए, वो सर्कल में मूव करना शुरू हो जाए, तो उसको ये सर्कल में मूव करवाने वाली कौन सी फोर्स है, एक्चुअली दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन ए सर्कल और इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है। अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लें, centripetal acceleration, the instantaneous acceleration
of an object when traveling with a uniform speed, या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा हो इन ए सर्कल में and directed towards the center of circle is called, और सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूं, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस किस्म का जो एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की नाम देते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार जो है वो नहीं बदल रही, बट डायरेक्शन तो उसकी चेंज हो रही है क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसकी वजह से बॉडी जो है इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जो कि हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ एक्ट करेगा, और इस तरह के एक्सेलरेशन को आप क्या नाम देते हैं? इस तरह के एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, मैं अभी आप फिगर बना के आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज करें कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक बॉडी पी है जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है, द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि जो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है ना, इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो इसकी चेंज होगी। अगर ये आर इसका रेडियस है तो इधर आया तो डायरेक्शन और है, इधर आया तो डायरेक्शन और है, इधर आया तो डायरेक्शन और है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है इज चेंजिंग। कंटिन्यूसली, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी के वजह से, अब देखें ना ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज तो आ रही है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होगा। ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी body will have an acceleration। तो बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स the center of circle। अब ये देखें ना, ये ओ सेंटर है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ से भी ये सेंटर की तरफ है, इस तरफ से भी सेंटर की तरफ है, हर तरफ से ये एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। इसी वजह से ये बॉडी जो है इसका पास जो है वो बेंड हो गया।
ठीक है। इसी वजह से ये बॉडी जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव करना इसने शुरू कर दिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। इस वजह से ये पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट पाथ में जाने की बजाय ये बेंड होकर सर्कल के अंदर मूव करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है और एक्सप्रेशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो ड्राइव करके देखना है। आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक बॉल है, उसको हम मूव कराते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में। एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसके साथ बॉल बनाते हैं, तो ये आप हाथ से फोर्स लगा रहे हैं और हाथ से आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और उसको हम मूव कराएं सर्कल में उसकी मदद से बॉल को, तो अगर हमारे पास ये पॉइंट ए पे है तो फिर ये इसी तरह फॉलो करता हुआ पाथ ए भी जो है उसमें चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने यूं घुमा रहे हैं, अब आपने यूं घुमाते घुमाते इसको छोड़ दिया, ठीक है, यूं घुमाते घुमाते इसको छोड़ दिया तो वो टेंजेंट टू द सर्कल जो है वो ऑब्जेक्ट कोई पाथ ए भी जो है वो फॉलो करता हुआ निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं, ये देखें आप घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, तो इसके ऊपर ये यहाँ पर सेंटर की तरफ ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और एक्सेलरेशन है। अब आपने जब इसको घुमाना छोड़ दिया, फोर्स लगानी छोड़ दी, तो ये इस पॉइंट ए से सीधा टेंजेंट बनाता हुआ सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा। तो जितनी देर तक आप हाथ से फोर्स लगाते रहे हैं उतनी देर तक वो सर्कल में मूव करता रहा, लेकिन जो ही आपने हाथ से फोर्स लगानी छोड़ दी तो वो सीधा स्ट्रेट पाथ में निकल गया। यानी कि हाथ से आप उसको कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आप हाथ से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और जो ही आपने हाथ से फोर्स लगानी बंद की तो वो स्ट्रेट जो है पाथ में निकल गया। तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स हमें चाहिए कि जो बॉडी को मूव करवाती रहे सर्कुलर पाथ में। ठीक है, यहाँ से इस एग्जाम्पल से का मतलब ये निकलता है कि वी नीड सम फोर्स, हमें को फोर्स चाहिए कि जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती रहे। अगर वो फोर्स हमारे पास नहीं होगी तो फिर बॉडी सर्कल में मूव नहीं करेगी, और ये हमेशा फोर्स किस तरफ डायरेक्ट करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सो centripetal force is always directed towards the center of circle। हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ एक्ट करती है। अब इसकी एग्जांपल जो है, जैसे नंबर 1 अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, कोई भी सितारा जो प्लैनेट मूविंग अराउंड सन, कोई भी प्लैनेट जो है या अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है वो मूव कर रही है सन के अगेंस्ट। नंबर 2 मोशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है जी। और a ball whirling का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करना, whirling in a horizontal
सर्कल, एक बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जो है वो विरल कर रहा है, वो मूव कर रहा है एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। ये सारी क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। आप देखें कि जो हमने पहले ही लिया कि प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। अब सन जो है हम उसको क्या लेते हैं, सेंटर, ठीक है। सन को लेते हैं हम एज सेंटर, सेंटर है और उसके अबाउट जो बाकी चीज़ें रिवॉल्व कर। देखिए ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास कोई प्लैनेट अर्थ एक रेडियस आर के सर्कुलर ऑर्बिट में इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर इस अर्थ और सन, अर्थ एंड सन, इनके दरमियान में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये सन जो है ये अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक लॉन्ग रेंज फोर्स भी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये फोर्स जो है ये एक्ट करती है। तो आप देखें कि ये जो सन है, सन और अर्थ के दरमियान एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जब सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इनके दरमियान में एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगी और वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक m1 m2 ओवर r स्क्वायर होगी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है कि जहां पर फोर्स हो और वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि F इज इक्वल टू ma। ये एक्सेलरेशन जो है F इज इक्वल टू ma यहां पर प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये एक्चुअली एक्ट कर रहा है एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ ये एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली ये क्या है, ये AC, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो अराउंड द सन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यानी कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल CP सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसी तरह अब न्यूक्लियस, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके दरमियान भी नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हैज ए electrostatic force of attraction, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी तरह जो स्ट्रिंग का हम लिया था कि एक एंड के ऊपर हमने स्ट्रिंग के साथ एक बाल को अटैच किया हुआ है, एक एंड पे ये बाल को अटैच किया और यूं करके सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, जो वायर है या रस्सी के अंदर जो टेंशन है, वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है। तो हमेशा कोई और फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं आप।